नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका आपरो उत्तराखंड में और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजधानी देहरादून के लिए आज का दिन खास रहा है। नागरिक उड्डयन और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज का दिन उत्तराखंड के लिए विशेष उपलब्धियों का रहा। एक और जहां राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हेली सेवाएं शुरू की गई, तो वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शुभारंभ भी हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड में विभिन्न हेली सेवाओं का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। उन्होंने जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देहरादून हवाई अड्डे से उत्तराखंड के 3 स्थानों के लिए नई हवाई सेवा, 18 नए हेलीकॉप्टर मार्ग शुरू करने और देहरादून हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने की घोषणाएं की। वहीं देहरादून के मालदेवता में आज ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रोन इंडस्ट्रीज मीट का आयोजन किया गया। ड्रोन मीट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शिरकत की। यहां अलग अलग तरह के ड्रोन का अवलोकन करने के बाद इनका प्रदर्शन देखा गया और इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटर्स का प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से केंद्र सरकार की नई ड्रोन पॉलिसी को लेकर संवाद किया। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि ड्रोन इंडस्ट्रीज में युवाओं के लिए करियर बनाने की व्यापक संभावनाएं हैं। युवा अवसरों को सफलता में बदल सकते हैं और उत्तराखंड ड्रोन का हब बन सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि न्यू ड्रोन पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ देश को मिल सके। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस तरह से संचार के क्षेत्र में क्रांति आई है, उसी तरह से ड्रोन के क्षेत्र में भी आएगी। ड्रोन आज कई क्षेत्रों में बड़ा मददगार साबित हो रहा है और इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। आपने मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों ने वो दृश्य देखे हैं अभी, जहां हर एक तरीके के ड्रोन, छोटा ड्रोन से बड़ा ड्रोन से 3D प्रिंटेड ड्रोन से पेट्रोल ड्रिवन ड्रोन से और हमारे एरोस्पोर्ट्स बीएसएफ के द्वारा, ये एक क्षमता है भारत की और भारत में मैं मानता हूँ उत्तराखंड की। और हमारा मंत्रालय, जनरल साहब और हम दोनों पूर्ण रूप से संकल्पित हैं इस क्षेत्र को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर एक नई क्रांति भारत में पैदा होगी और उसके आधार पर जनसेवा के पथ पे हम लोग चल पाएंगे। देखिए, जो ड्रोन मीट थी और भारत के अंदर उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाया है एनटीआरओ के साथ। आईटीडीए और एनटीआरओ का ज्वाइंट वेंचर है ये। और हमारे यहाँ पर 3D प्रिंटिंग भी ड्रोन की जाती है, इंडिजिनस ड्रोन बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो अपार संभावनाएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे हमारा लैंड रिकॉर्ड्स का फील्ड हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टूरिज़्म, हेल्थ, एजुकेशन, सभी में अब धीरे धीरे ड्रोन्स की इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और उसी इम्पॉर्टेंस को आज यहाँ पे करना और जो वहीं नैनीताल के बेताल घाट क्षेत्र में क्षेत्र की जनता के द्वारा लंबे समय से कुएं और सोलर पंप की मांग को आज अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री पीसी गोरखा के द्वारा पूरा करते हुए कुएं और सोलर पंप का तिवारी गांव में विधिवत पूजा पाठ के साथ उद्घाटन किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने बताया कि क्षेत्र में बनने जा रहे कुएं और सोलर पंप की सहायता से छोटी जोत के काश्तकार चकबंदी कर बासमती धान की पैदावार कर स्वावलंबी बन सकते हैं। सरकार कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को ब्याज रहित लोन दे रही है। वहीं क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा को लेकर 1 करोड़ की लागत से नलकूप की स्वीकृति उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदान की गई। तो वहीं सितारगंज में रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर लौका गोठा के ग्रामीणों ने पहले तो वीरेंद्रनगर रोड पर धरना दिया, उसके बाद एसडीएम कार्यालय में गेट पर जाकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण पाल समेत आम आदमी पार्टी के प्रभारी अजय जायसवाल भी ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराते हुए उनके समर्थन में उनके साथ धरने में शामिल रहे। ग्रामीणों ने एसडीएम से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से वो लोग लौका गोठा गांव में निवास करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला।
कुछ भूमि वन विभाग की होने के चलते उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, ना ही गांव का पक्का रोड आज तक बन पाया, ना ही पक्के आवास बने। पहले भी कई बार उनके द्वारा इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के समय गांव को राजस्व गांव घोषित करवाने की बात कहते हैं, योजनाओं का लाभ दिलवाने का वायदा करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कोई भी इस गांव की तरफ ध्यान नहीं देता। मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के चलते गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उनकी एसडीएम से मांग है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया है यहाँ पर। मैं अभी एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि दुर्दशा देखी हम लोगों की। आज से नहीं 50 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं लोग, 50 साल से बैठे हुए हैं। आज अब जाके गांव में देखेंगे गांव की स्थिति क्या है, आपको समझ में आएगा कि किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। आज अपनी मूलभूत समस्या। तो वहीं काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सदस्यता दिलाने के बाद वो खुद चुनाव न लड़के अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारेंगे और उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी उनके पुत्र को टिकट अवश्य देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की उम्र के बाद टिकट नहीं मिलता है और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि मेरी उम्र 76 साल हो चुकी है, ऐसी स्थिति में पार्टी से टिकट मांगना भी नहीं चाहिए। इसके चलते विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद पार्टी से उम्मीदें जोड़ते हुए टिकट की मांग करने की बात कही और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि पार्टी उनके पुत्र को 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट जरूर देगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो ऐसी स्थिति में बीजेपी काशीपुर में जिसे भी टिकट देगी उसको पूरी ईमानदारी, नेक नियति और निष्ठा से उसको चुनाव लड़वाएंगे। आश्वासन ही मिलता रहा है कि अब की बार विधायक जी को फिर एक बार से टिकट दिया जाता है, अगली बार से तुम्हारी ये भी चिंता दूर कर दी जाएगी। फिर आपके अपने बेटे का निर्णय लेने का जो तो भाई उत्तराखंड में राजनीतिक दल आगामी चुनाव को लेकर जनता के बीच जगह बनाने में लगे हुए हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यही नहीं, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर युवाओं और लोगों को विश्वास में ले रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आते ही बेरोजगारी, महंगाई को दूर करेगी। महिला कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी भूमिका बनाने में लगी है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें 33% आरक्षण दिया जाएगा। 2022 के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपना अपना एजेंडा अब जनता के सामने रख रहे हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है 2022 के लिए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में जो तैयारियां होती हैं कि जनता के बीच जानी है, जनता को अपनी बात समझानी है। और जो 4.5 साल के उत्तराखंड के त्रासदी के लोगों ने देखे, भारतीय जनता पार्टी की जो नालायकी देखी है, केंद्र सरकार की जो 7 साल का महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दे हैं, इनको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। और ये हमारी तैयारी कि हम जनता को समझा रहे हैं कि कांग्रेस में और भाजपा में क्या अंतर है। परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या रहा और कितना अभी तक और इसमें लोग जुड़ने वाले? जिस तरह से हमारी परिवर्तन यात्रा की सफलता आपने देखा होगा कि कुमाऊं में और हरिद्वार में अभी हमारी 2 चरण की परिवर्तन यात्रा हुई है, उनमें जिस तरह अपार जनसमूह लोगों का उमड़ा है, इससे लगता है कि जनता का निश्चित तौर पर हमारे साथ समर्थन है और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। लोग महंगाई से लोग बहुत ऊब गए हैं। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 200 रुपये खाद्य तेल हो गया। आज युवा हो चाहे वो कर्मचारी हो, ऑफिस जाता है, तेल डालता है। आपने महंगाई इतनी चरम पर कर दी कि लोगों के, महिलाओं के चूल्हे पे भी डकैती डालने का काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है।
तो इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। सहयोगी तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते ही लंबे समय से राजनीतिक दलों से और पार्टी विधानसभा सामाजिक कार्यों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय लोग अब खुलकर दावेदारी करने लगे हैं। वहीं कालाढूंगी विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्तमान में मीडिया प्रभारी का कार्यभार देख रहे सुरेश तिवारी ने भी चुनावी ताल ठोक दी। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए सुरेश तिवारी ने अपने शुरुआती संघर्ष से लेकर अब तक की बीजेपी की राजनीति के क्षेत्र में किए गए कार्यों को मीडिया के सामने रखा और कहा कि उन्होंने पार्टी के अलग अलग फोरम पर कार्य किया है, लिहाजा उन्हें इस बार कालाढूंगी विधानसभा से मौका दिए जाने की मांग पार्टी हाईकमान से वो करते हैं। सुरेश तिवारी का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें अवसर देगी तो वो अवश्य जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। सुरेश तिवारी ने कहा कि 1989 से पिछले 33 सालों से वो पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी तक काम करते आ रहे हैं, लिहाजा अब उन्हें कालाढूंगी विधानसभा से एक अवसर दिया जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को लेकर इशारों में उन्होंने कैबिनेट मंत्री का बगैर नाम लिए नसीहत देते हुए कहा है कि पार्टी में अब कई सालों से कार्य कर रहे अनुभवी युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। मैं पिछले 33 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैं ग्राम सभा के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश तक के महत्वपूर्ण दायित्वों का मैंने पार्टी में काम किया है। इन 32-33 वर्षों में काम करने के बाद मैंने पार्टी संगठन से ये निवेदन किया है, पार्टी से आग्रह किया है कि मैंने इन 32-33 वर्षों में पार्टी की सेवा की है, अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और निकट भविष्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो मैं कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र से वाकिफ हूँ। मैंने पार्टी के हाईकमान को भी इस बारे में बताया है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। आज की तारीख में जहां पार्टी का फार्मूला है नौजवान होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, मैं नौजवान भी हूं, मैं सक्रिय भी हूं और होल टाइम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा कर रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं? भगत जी को आराम करना चाहिए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। देखिए, मैं नौजवान हूं, मैं चाहता हूं कि पार्टी नौजवानों को मौका दे। मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि अगर 30, 32, 35, 40 साल तक एक ही विधानसभा क्षेत्र में, एक ही लोकसभा क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो आखिर पार्टी में नौजवान जो तो जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना में हिंदू और सिख शिक्षक की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने भी पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, न कि कांग्रेस की, जो ये कहती थी कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खून का एक एक कतरा बहा है उनका हिसाब मोदी सरकार चुन चुन कर लेगी और आतंकवादियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद से ही आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और उनका अंतिम समय नज़दीक है। ऐसे में वो अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए शिक्षकों पर हमला कर रहे हैं और धर्म एवं जाति के आधार पर उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर रहे हैं, जिसे देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, लखीमपुर की जो घटना है वो दुखदाई तो है, लेकिन ये सब वो लोग बैठे हैं जो उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों ने जाति और धर्म देख करके जो मार रहे हैं, ये जो दीपक जब उसकी दिया में घी खत्म हो जाता है ना, जो वो तेज़ जलता है बहुत आखिरी में, तो इनका आखिरी समय चल रहा है आतंकवादियों का। ये बहुत मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, ये बहुत बड़ी हरकत इन्होंने की है। और ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनको इस चीज़ का एक एक जो बेचारे शहीद हुए हैं उनका एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाए। तो इन दिनों उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी गढ़वाल के दौरे पर हैं और अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वो थराली पहुंचे, जहां यूकेडी नेता काशी सिंह ऐरी का थराली में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं थराली ब्लॉक परिसर में केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने यूकेडी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस दोनों ही दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने बारी बारी से उत्तराखंड में राज किया, लेकिन आज भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि यूकेडी इस बार अपने मैनिफेस्टो में सशक्त भू कानून, हर घर को रोजगार का वादा लेकर चुनाव में उतरेगी और 2022 में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
भू कानून, सख्त भू कानून लागू करने की बात है। हमारी राजधानी का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने ठगी की है, प्रपंच किया है। स्थायी राजधानी हमारी गैरसैंण अभी घोषित नहीं हुई है। अभी कभी ग्रीष्मकालीन कहते हैं, कभी कुछ दूसरा प्रपंच करते हैं। वो उसका मुद्दा है। हमारे रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा है, पलायन को खत्म करने का मुद्दा है। तमाम सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे मुद्दे चुनाव के दौरान भी रहेंगे और इन्हीं मुद्दों पर हम भाजपा की सरकार से जवाब मांगेंगे, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, जिसका जवाब वो दे नहीं सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी दूर करना, प्रत्येक परिवार को एक नौकरी और भू कानून और हमारी शिक्षा और जो हमारे खनन बेहिसाब से हो रहे हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। गैरसैंण राजधानी पर हमारा फोकस रहेगा और जो हमारे यहाँ से इतनी रेत बजरी वगैरह जा रही है। तो यहाँ पर वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने उत्तराखंड में अगली खबर का रुख करते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार पंडा समाज का विरोध झेल रही सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा, बल्कि बोर्ड के एक्ट में लिखी गई यदि किसी धारा से पंडा समाज को आपत्ति है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियां दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देवस्थानम बोर्ड के एक्ट को किसी ने भी सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए कुछ राजनीतिज्ञों के इशारे पर पंडा समाज विरोध कर रहा है। एक्ट में किसी भी हकूकधारी का हक छीनने का जिक्र नहीं है। देवस्थानम बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि विरोध करने वाली समितियों को उन्होंने आपत्तियां दर्ज करने के लिए बुलाया है। जल्द ही वो आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। इस मौके पर समिति के कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। हमारे पास तो 3 महीने का समय है। 3 महीने में से 1 महीने कट गया है व्यवस्था में, 2 महीने बचे हैं। हमको 2 महीने के अंदर इसमें निर्णयात्मक भूमिका बना करके समाधान के रास्ते खोज करके समाधान का सुझाव सरकार सामने रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। अब आज तो लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, सभी मिल गए। एक आध लोग छूट गए आने वाले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, जो छोटे मंदिर है, जैसे चंद्रवदनी है। अब हम भी आदमी भेजेंगे वहाँ, जैसे आपका वो गौरादेवी मंदिर है वहाँ पर चौरास में राजा का, छोटे छोटे मंदिर ना, जैसे आपका सेमुखे में, तो जिनको बहुत। वहीं कई वर्षों से रुड़की के कृष्णनगर में जलभराव की समस्या बनी हुई है और इसी को देखते हुए झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल आज कृष्णनगर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विधायक देशराज कर्णवाल ने सड़क पर जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाया और इस समस्या को देखते हुए विधायक सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को बताया कि जब तक कृष्णनगर के लोगों की पानी की समस्या की निकासी का समाधान नहीं होता तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। और इसके बाद सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने पानी को रोजाना पंप के द्वारा बाहर निकालने का आश्वासन दिया। साथ ही बताया कि सीएम घोषणा के तहत वाटर ड्रेनेज प्लान 4 से 5 महीने के अंदर वो पूरा कर देंगे। आज मेरे पास शिकायत आई थी कि कृष्णा नगर में पानी भरा हुआ है, गली नंबर 20 में। यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं और काफ़ी बुरा हाल यहाँ पर है। मैं मौके पर आया और मौके पर आकर के मैंने देखा कि वास्तव में ये समस्या, इसका तत्काल समाधान होना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम रुड़की में आए थे नगर निगम चुनाव से पहले, तब मैंने मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ने इस नाला निकासी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये था, सिंचाई विभाग में उसका पैसा स्वीकृत होकर अब से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लगभग 97 लाख रुपए आया था, लेकिन उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की पीडब्ल्यूडी विभाग से
पीडब्ल्यूडी विभाग में फिर वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ भी वो भी असमर्थ हुए न जाने किन कारणों से। लेकिन SNA मैडम जो बहन जी हैं, उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की। अब कार्यदायी संस्था के रूप में नगर निगम इस कार्य को कर रहे हैं। पर गली नंबर 20 में स्काईवर्ड पब्लिक स्कूल है, मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। लगभग 2 साल पहले से पानी खड़ा होना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं होता था। उसके पीछे कारण एक था कि वहाँ पर एक सड़क उठी है, अगर आपने देखा हो, स्काईवर्ड के सामने सड़क उठ गई है, उसके कारण ये गहराई में आ गया, इस कारण सड़क में पानी आ गया। दूसरा, बसाकत बढ़ती जा रही है, प्लॉट कम पड़ गए हैं, इसलिए पानी अब सड़कों पर आ गया है। ठीक है, आपके द्वारा क्या मुख्य हाँ, तो सबसे पहला काम यही है कि जो गहराई में पड़ गया हिस्सा, इसको थोड़ा उठाना चाहिए ताकि चलने लायक रहे और पानी जो है प्लॉट में रहे। फिर प्लॉट से पानी निकालने के लिए पंपिंग अरेंजमेंट डेली का कर रहे हैं, ताकि डेली पानी कुछ न कुछ निकलता रहे और प्लॉट खाली होते रहे। कितने दिनों में सर ये काम हो जाएगा? नहीं, ये काम तो हमारे कल से शुरू हो रहे हैं, जो 2 मैंने आपको बताया। तीसरा काम है और है जो CM घोषणा के तहत इस पूरे एरिया का वाटर ड्रेनेज प्लान बनाना है। वो ड्रेनेज प्लान हम कोशिश कर रहे हैं 4 से 5 महीने में। तो अगली खबर का रुख करते हैं। पार्किंग की समस्या से जूझ रहे अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर वाहनों की पार्किंग के लिए जगह चयनित की है। SDM गोपाल सिंह चौहान और CO राजन सिंह रौतेला की मौजूदगी में आज नगर के मॉल रोड का निरीक्षण किया गया और इस दौरान पुलिस, परिवहन, PWD और नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा प्रधान डाकघर से शिखर तिराहे तक मॉल रोड का निरीक्षण किया गया और SDM गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि मॉल रोड में अलग अलग स्थानों पर करीब 8 से 10 जगह पार्किंग के लिए चयनित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं मिल पा रही है जहां बड़ी पार्किंग का निर्माण हो सके। बताते चलें कि अल्मोड़ा नगर में पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। आए दिन शहर में लगने वाले जाम से लोगों और यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि निरीक्षण के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग इस प्रक्रिया में सफल हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी तो हम लोग पूरी टीम है इसमें, प्रशासन से है, पुलिस से है और परिवहन विभाग से है, PWD है और EO नगर पालिका भी है। तो सभी लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं। 8-10 जगह तो चिन्हित कर रखी है, लेकिन ऐसा वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वैदिक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों और दूसरी संस्थाओं में जाकर वैदिक कार्यकर्ता प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये कार्यक्रम 14 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को वैदिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सचिव ने कहा कि लोग जागरूक होकर वैदिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। 14 नवंबर तक हम पूरे उत्तराखंड में एक वैदिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत जनपद हरिद्वार में भी प्रत्येक गांव में, शहरों में प्राविधिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से और प्रशासन के समन्वय के साथ हम वैदिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारे जो प्राविधिक कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलापों के संबंध में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है, किस तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, न्यायालयों में अपनी पैरवी के लिए। ये बात प्राविधिक कार्यकर्ताओं द्वारा और स्वयं जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, उनके द्वारा माननीय अध्यक्ष, माननीय जिला जज साहब के कुशल नेतृत्व में हमें तो आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन NB न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।